एरर क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पहले हम लोग इसको क्वेश्चन को समझेंगे, फिर इसमें देखते हैं कि क्या गड़बड़ है। देखिए आप, अ स्टडी रिफर्स many individuals are dying prematurely each year of the cardiovascular diseases which is connected to the air pollution in Europe। ठीक है, देखो सेंटेंस का मीनिंग हम लोग देखो क्या होगा। अ स्टडी रिफर्स मतलब स्टडी से पता चलता है, रिफर होता है क्या, many individuals are dying prematurely। एक स्टडी से क्या पता चलता है कि बहुत से इंडिविजुअल जो है वो आर डाइंग, मरते जा रहे हैं प्रीमैच्योरली। ठीक है, प्रीमैच्योरली, और कब मरते जा रहे हैं, ईच ईयर। ठीक है ना, ईच ईयर। और क्या कारण से, क्यों उनकी डेथ होती जा रही है, ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज। वो जो डिजीज है वो कौन सा डिजीज है जिसके कारण बहुत सारे प्रीमैच्योर जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स है, उनकी डेथ होती जा रही है। वो कौन सा डिजीज है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज व्हिच इज कनेक्टेड टू द एयर पोल्यूशन। और ये डिजीज क्यों होता है, ये एयर पोल्यूशन के कारण होता है, जो कि यूरोप में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। अब दोस्तों क्योंकि हम लोग देखो एरर किसका हम लोग कर रहे हैं, टेंस और वर्ब का, लेकिन हालांकि हमको देखना तो सभी का एस्पेक्ट से हमको देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे अ स्टडी रिफर्स, ध्यान देना, एक जो स्टडी है ये क्या करती है, रिफर करती है, ये बताती है। अब आप एक चीज ध्यान रखो, ये सेंटेंस कौन सा है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये आपका, अ स्टडी रिफर्स, रिफर करती है मतलब ये आपका सिंपल, आपका ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्या स्टडी रिफर करती है कि बहुत से इंडिविजुअल आर डाइंग। ध्यान देना जरा, मेनी इंडिविजुअल आर डाइंग, ये यहां पे आईएनजी आ गया। इसके आगे भी देखो प्रीमैच्योरली ईच ईयर। अब ये ईच ईयर क्या हो गया, टाइम हो गया। मतलब आप देखो कि देखो अगर इसका सेंस आप निकालोगे तो ऐसा समझ में आता है कि स्टडी से पता चलता है कि हर वर्ष लोग जो है, इंडिविजुअल्स जो है प्रीमैच्योरली जो उनकी मौत हो जाती है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के कारण। तो ये क्या है, ये एक ऐसा एक्शन है जो हर वर्ष होता है, मतलब ये हैबिचुअल सेंटेंस हो गया आपका। मेरी बात समझ में आ रही है, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, हैबिचुअल सेंटेंस हो गया। हमने क्या पढ़ा था, हमारा फर्स्ट स्कूल में हमने पढ़ा था कि फॉर हैबिचुअल सेंटेंस, और ऐसे एक्शंस जो बार-बार होते हैं, जो होते रहते हैं, जो यूनिवर्सल फैक्ट भी है या हैबिचुअल है या कोई मैक्सिम है, इस टाइप के अगर कोई सेंटेंस है तो वो किस में होंगे, वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे या फिर सिंपल प्रेजेंट के टर्म में होंगे। ठीक है, फॉर हैबिचुअल एक्शंस वी यूज सिंपल प्रेजेंट। क्या करते हैं हम लोग, वी यूज सिंपल प्रेजेंट फॉर हैबिचुअल एक्शन। जब कोई कार्य होता रहता है, और देखो उसमें टाइम का भी इंडिकेशन आ गया। देखो ईच ईयर से समझ में हो रहा है कि ये जो काम है ये रिपीट होता है। ये इस प्रकार का जो प्रीमैच्योर जो डेथ है लोगों का कार्डियोवास्कुलर डिजीज के कारण, वो हर वर्ष का चलन है, वो होता रहता है। तो यहाँ पे इस कारण से हमारा ये आर टाइम जो है ये हो जाएगा, और हमारा सिंपल प्रेजेंट इंडिविजुअल्स क्या हो जाएगा, डाई। और क्योंकि इंडिविजुअल्स एक से ज्यादा है तो ये हो जाएगा DIE, डाई। ठीक है, डाई प्रीमैच्योरली ईच ईयर ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस व्हिच इज कनेक्टेड टू द एयर पोल्यूशन इन यूरोप। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अगर हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल सेंटेंस है, उस कंडीशन में हम लोग कंटीन्यूअस टेंस नहीं लगाएंगे, हम लोग सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग समझते हैं, many Indians are unaware of the fact that eating some different varieties of mushroom result in death। क्वेश्चन का मीनिंग हमारा निकल के आ रहा है कि बहुत से जो इंडियंस भारतीय हैं उनको इस बारे में पता नहीं है, इस सच्चाई वास्तविकता के बारे में उनको पता नहीं है कि कुछ अलग-अलग जो वैरायटीज होते हैं मशरूम के, अगर वो खाने से, सब वैरायटीज ऑफ मशरूम खाने से क्या होता है, डेथ हो जाती है। मतलब मशरूम की हर वैरायटी जो है वो एडिबल नहीं है। कुछ ऐसी वैरायटी जिसको अपन खाएंगे, अगर कंज्यूम करेंगे
नहीं है। क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? देखो दोस्तों, अब ध्यान देना एक चीज, इसमें आपका यस मेनी इंडियंस आर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ईटिंग समहाउ। इसमें मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था, एक रूल मैंने बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट 1 ठीक है, उसके बाद फिर आपका है प्रीपोजिशन, ठीक, उसके बाद आपका है सब्जेक्ट 2, उस कंडीशन में अगर आप वर्ब लगाओगे दोस्तों, तो वो वर्ब किसके हिसाब से लगेगा? वो वर्ब आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1 के हिसाब से लगेगा। बताया था मैंने। देखो अब ध्यान से हम लोग देखते हैं। तो मैनी इंडियंस, बहुत से इंडियंस, ठीक है। अब ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ध्यान दो जरा। मैनी इंडियंस, तो ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट 1 अभी छोड़ो, बस ये समझो ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या है? अगर सब्जेक्ट प्लूरल, इंडियंस, बहुत सारे इंडियन है, तो यहाँ पे प्लूरल आ गया, चलो इसकी कोई इशू नहीं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब का दोनों का एग्रीमेंट हो रहा है। जैसा सब्जेक्ट सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो अपना वर्ब भी प्लूरल। आगे बढ़ते हैं। बहुत से इंडियन जो है अनअवेयर, उनको पता नहीं है किसका, इस वास्तविकता का, कि ईटिंग, ध्यान दो जरा, ईटिंग सम डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मशरूम रिजल्ट्स इन डेथ। अब एक चीज ध्यान रखो, इसमें दो सेंटेंस हो गए। देखो दो सेंटेंस, एक सेंटेंस तो हमारा यहां से चला और यहां तक फिनिश हो गया, ये हो गया आपका सेंटेंस 1, ठीक है ना। फिर दैट की वजह से हमारा एक दूसरा सेंटेंस ईटिंग से शुरू हुआ, ध्यान देना दोस्तों, ईटिंग से शुरू हुआ और कहां पे फिनिश हुआ? डेथ पे फिनिश हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दो, ये सेंटेंस में कोई एरर दिख रहा है क्या अपने को? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब हो गया और यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया। दैट से हमने कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं अगले सेंटेंस की। अगले सेंटेंस में कहां से शुरुआत हो रही है? ईटिंग, खाने से। अब ये जो ईटिंग है, ये किसकी तरह इस्तेमाल हो रहा है? ये जेरिड की तरह यूज हो रहा है। जेरिड मतलब V1 और ing, जिसको हम लोग कहां यूज करते हैं? या तो हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पे यूज करते हैं, या फिर सब्जेक्ट, और या फिर हम लोग इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज करते हैं। मैंने क्या बताया था दोस्तों? जेरिड वो शब्द होते हैं, ing वर्ड्स होते हैं, लेकिन उनका जो यूज है वो वर्ब की तरह नहीं होता है। वो या तो आपका सब्जेक्ट की तरह होता है, या फिर ऑब्जेक्ट की तरह, या और भी अदर वर्ड्स की तरह होता है, लेकिन वर्ब की तरह जेरिड को हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो तो यहाँ पे जो ईटिंग है, खाना जो है, वो आपका सब्जेक्ट है। खाना क्या है? ईटिंग क्या है आपका? ईटिंग आपका जो है सब्जेक्ट हो गया। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना जरा। तो ईटिंग आपका हो गया सब्जेक्ट 1। ईटिंग क्या हो गया हमारा? ईटिंग हमारा हो गया सब्जेक्ट 1, ठीक है। उसके बाद आप देखो सम। सम क्या हो गया? सम हो गया सर प्रीपोजिशन। क्या हो गया सम हमारा? प्रीपोजिशन हो गया। उसके बाद क्या बोला हमने? डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मशरूम, अलग अलग वैरायटीज ऑफ मशरूम। तो यहां से चले और यहां पे रुके, मतलब ये जो है डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मशरूम, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया सर सब्जेक्ट 2 हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट 2 हो गया। उसके बाद ध्यान दो जरा, सब्जेक्ट 1 प्रीपोजिशन सब्जेक्ट 2 आ गया ना पैटर्न हमारा, है ना। उसके बाद अगर वर्ब लगा तो कौन सा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1। सब्जेक्ट 1 ईटिंग है। ईटिंग एक सिंगुलर नाउन है। जेरिड जो है वो हमेशा सिंगुलर में होता है, प्लूरल में नहीं होता है। तो ये जो रिजल्ट है वो नाउन हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? रिजल्ट्स। उसके साथ क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे हम लोग, ठीक है। क्लियर है? सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखो जरा, मेनी इंडियंस आर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ईटिंग सम डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मशरूम रिजल्ट्स इन डेथ। क्लियर हो रही है बात? रिजल्ट्स आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखें। द गीक स्क्वाड। देखो जरा भाई, ये जो गीक स्क्वाड एक संस्था का नाम आप बोल सकते हो, क्या एक प्रॉपर नाउन है? नाउन है, ठीक है, लेकिन क्या है ये? प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, ठीक है। अगर प्रॉपर नाउन है तो सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो ये यहाँ पे आपका सिंगुलर है, ऐसा ये सिंगुलर है। ध्यान दो जरा, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। द गीक स्क्वाड एंड द
जैसे हमारे रॉ है हमारे यहाँ, वैसे इन लोगों का एफबीआई जो एजेंसी है, तो गिग स्क्वाड एंड एफबीआई हैव बीन वर्किंग टुगेदर फ्रॉम एट लीस्ट अ डिकेड, बट द later but the latter sorry later but the latter but the sorry later होता है later but the later is not paying much attention। ध्यान दो जरा, यहाँ पे एक तो गिग स्क्वाड की बात हो रही है और दूसरा आपका जो है वो एफबीआई की बात हो रही है। देखो have been working together from at least a decade but the later is not paying much attention। इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि एक तो आपका जो गिग स्क्वाड है ये एजेंसी है प्लस जो एफबीआई वाली एजेंसी है, ये दोनों हैव बीन वर्किंग मतलब करती आ रही है, एक साथ काम करती आ रही है, ठीक है, वर्किंग टुगेदर। ध्यान देना जरा। अब एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि इसका हमने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर पढ़ा था सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है ना, उसके बाद ये हैज का हैव, उसके बाद हमारा था बीन, उसके बाद बीवन, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। कई बार ऑब्जेक्ट नहीं भी होता था तो अदर वर्ड्स आ जाता था, या तो ऑब्जेक्ट लिख दो या फिर अदर वर्ड्स, उसके बाद या तो सिंस, ठीक है ना, या फिर आपका क्या फॉर, और उसके बाद जो है सिंस और फॉर, उसके बाद आपका जो है ये भी अदर वर्ड है ना, वर्ड ऑफ टाइम या अदर वर्ड। अब देखो अगर अपना ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, देखो हैव बीन वर्किंग, ठीक है ना, टुगेदर आपका क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। यहाँ पे सिंस और फॉर में से कोई एक आएगा, तो ये फ्रॉम कहां से निकल गया है ना, तो ये फ्रॉम हमारा गलत है, ठीक है। क्या आएगा, सिंस आएगा कि फॉर आएगा। अब देखो एट लीस्ट टाइम कितना हो रहा है, एट लीस्ट अ डिकेड 10 साल है ना, 10 साल मैंने बताया था। पीरियड ऑफ टाइम की जब बात हो 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स 10 इयर्स 1000 इयर्स है ना, तो ये डिकेड मतलब 10 इयर्स होता है। तो यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, उसके लिए क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फॉर एट लीस्ट अ डिकेड बट द लेटर इज नॉट पेइंग मच अटेंशन। लेकिन बाद वाला जो है वो ज्यादा अटेंशन पे नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे लेटर का मतलब है बाद वाला, तो ये फॉर्मल हो गया पहले वाला, और ये भी है बाद वाला, वो इतना अटेंशन पे नहीं कर पा रहा है। दोस्तों देख रहे हो आप लोग, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें आप लोग, ये इसको पोस्ट करके कॉपी करें, इंपॉर्टेंट है ये। तो आप देख रहे हो किस तरह के हमारे एरर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल हमारा पूरा कॉन्शियसनेस, पूरा अटेंशन हमको ये यहाँ पे रखना पड़ेगा, तभी हम लोग एरर को हटाएंगे। कई बार जो है बहुत ही सीरीज से एरर्स होते हैं, क्वेश्चन पूरा समझना पड़ेगा, सारे रूल्स जो है सारे रूल्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, एक एक रूल पूरा अच्छे से हमको समझ में आना चाहिए। चलिए बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स इज, 14 क्वेश्चन है हमारा, significant number of training equipments is, a significant number of training equipments is being developed by the end of 2020, is being developed by the end of 2020, by the end of 2020, as more employees will include the training courses, as more employees will include the training courses, will include the training
ट्रेनिंग कोर्सेस। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब एक चीज का ध्यान दो इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसमें आप सबसे पहले एक रूल लिखें। देखो रूल है हमारा, क्या रूल है हमारा, एक तो अ नंबर ऑफ, ठीक है, कभी भी ऐसा आया अ नंबर ऑफ आया और उसके बाद क्या आया आपका प्लूरल, प्लूरल नाउन, कैसा नाउन आया, प्लूरल नाउन, तो उसके बाद अगर जो वर्ब आया तो वो कैसा होगा, आपका जो वर्ब है वो भी कैसा होगा, प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, दूसरा हमारा रूल है, अगर यहाँ पे होगा द नंबर ऑफ, क्या होगा, द नंबर ऑफ होगा, तो उस कंडीशन में आपका नाउन क्या है, वो तो प्लूरल होगा, नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, लेकिन जो आपका वर्ब है वो कैसा होगा, वो आपका सिंगुलर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आता है, इसमें देते हैं क्वेश्चन, हमको ये समझना पड़ेगा। अ नंबर ऑफ आया, अ नंबर ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वर्ब आपका प्लूरल हो जाएगा। और अगर द नंबर ऑफ आया, क्या आया, द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन है, लेकिन उसके बाद वर्ब जो है वो कैसा आ गया आपका, वो सिंगुलर आ गया, वर्ब क्या आ जाएगा, सिंगुलर। इसके हिसाब से यहाँ पे देखते हैं, देखो अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ, ठीक है ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, सिग्निफिकेंट उन्होंने क्या करा, एक एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिया, उससे कोई इशू नहीं है ना, पर मेन अपना पैटर्न वही है, क्या, अ नंबर ऑफ या असिग्निफिकेंट नंबर ऑफ, क्या ध्यान दो जरा, असिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ट्रेनिंग, ध्यान देना दोस्तों, ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स, असिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स, तो ये नाउन क्या हमारा, इक्विपमेंट्स क्या हो गया हमारा, प्लूरल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्विपमेंट्स क्या हो गया, एकदम बराबर। लेकिन देखो ध्यान दो एक चीज, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि इक्विपमेंट जो शब्द है उसमें एस नहीं लगाते हम लोग, इक्विपमेंट खुद अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, जैसे फर्नीचर्स नहीं लगाते हैं, ठीक है, फर्नीचर खुद ही, जैसे चिल्ड्रंस नहीं लगाते हैं, तो चिल्ड्रन जो है वो खुद ही प्लूरल वर्ड है, फर्नीचर जो है वो खुद ही प्लूरल वर्ड है। क्लियर हो रही है मेरी बात, लेकिन ये जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जा रहा है, ठीक है, तो हमको उधर भी पता करना होना जरूरी है। तो एक एरर तो आपका ये पता चल गया कि हालांकि इक्विपमेंट आपका जो है वो कैसा वर्ड है, प्लूरल नाउन है, लेकिन वो ऐसा प्लूरल नाउन है जिसके अंदर एस नहीं लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ये पैटर्न तो समझ में आ गया, प्लूरल नाउन लेकिन बिना एस का प्लूरल नाउन। अब ध्यान दो, वर्ब प्लूरल हो जाएगा, वर्ब प्लूरल हो जाएगा मतलब ये इज नहीं होगा, इज नहीं होगा मतलब क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, असिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट सॉरी आर बीइंग डेवलप्ड, ठीक है, आर बीइंग वाला मतलब ये दोस्तों, एक चीज और याद रखो, कभी भी बीइंग आया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बीइंग और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, ध्यान देना दोस्तों। पैसिव वॉइस होता है जो कि हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, क्या करेंगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी पैसिव वॉइस का सेंटेंस की पहचान है कि उसमें बीईआईएनजी बीइंग होता है और उसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो अगर ये अपना वाक्य सेंटेंस पैसिव वॉइस में, तो पूरा सेंटेंस अपना पैसिव वॉइस में चलता है, पूरा सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में। फ्यूचर में अगर कोई है तो वो फ्यूचर के साथ बी लगा देता है, मतलब पैसिव वॉइस में कभी भी देखना अकेला भी नहीं आता, विल के साथ बी, विल प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस तरह से सेंटेंस आता है। तो ये बीइंग कभी भी आया, आर बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, तो एक तो पैसिव वॉइस है, पता चल गया बीइंग से, तो आर बीइंग डेवलप, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखो आगे, आर बीइंग डेवलप किससे, बाय द एंड ऑफ 2020 एज मोर एम्प्लॉइज, विल नहीं आएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, विल के साथ
एक सफिशिएंट अमाउंट है, काफी अच्छी मात्रा में नंबर ऑफ ट्रेनिंग इक्विपमेंट जो है वो डेवलप हो जाएंगे आने वाले समय में, क्यों 2020 तक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा एम्प्लॉइज जो है वो जोड़े जा रहे हैं ट्रेनिंग कोर्सेज में। जितने ज्यादा एम्प्लॉइज जोड़े जाएंगे ट्रेनिंग कोर्सेज में उतने ज्यादा इक्विपमेंट डेवलप हो जाएंगे। तो दोस्तों क्लियर हो रही है बात भाई? इसमें एक तो ये समझना है कि अ नंबर ऑफ आया तो आपका ये प्लूरल, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड जो अपने साथ एस नहीं लेते, ये प्लूरल तो उसके साथ आपका वर्ब हमेशा प्लूरल आएगा। फिर एक बात और इसमें अगर नई चीज समझ में आई कि अगर आपका बीइंग वगैरह आया मतलब ये पैसिव वॉइस में चलेगा, तो पैसिव वॉइस में अगर कोई बीइंग है तो उसके साथ बी आ जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है। एक्टिव पैसिव में डिटेल में हम करेंगे, उसमें इसके बारे में आपको पूरा और अच्छे से पता चलेगा, ठीक है ना। लेकिन आप देखो आप लोग जब एरर अपन करते हैं, हम लोग करते हैं कितने अलग अलग एंगल से हमको देखना पड़ता है, वो जिसको बोलते हैं ना डिजाइन थिंकिंग। एक नया वर्ड आया अभी, डिजाइन थिंकिंग। हमको हर तरीके से सोचना पड़ेगा, केवल एक डायरेक्शन से मोनोटोनस तरीके से हम सोचेंगे तो हम एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। हमको हर एंगल से सोचना पड़ेगा और कहीं से भी ढूंढना पड़ेगा कि यार एरर का है ना, कई बार वर्ड की स्पेलिंग जब गड़बड़ हो गई तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है, जैसे फॉर, फ्रॉम, तो इस तरह की चीजें भी आ जाती है। तो भैया हमको बहुत अलग तरीके से अपने आप को क्वेश्चन को हमको अप्रोच करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन 14 हो गया, क्वेश्चन 15 हम लोग देख लेते हैं। The GST Council will have been working continuously for 15 क्वेश्चन है हमारा। The GST Council will have been working. The GST Council will have been working continuously for bringing many improvements. Council working for continuously for bringing many improvement or bringing many improvements in the budget for better implementation. Improvements in the budget for better implementation. Better implementation for better implementation since 2014. Implementation since 2014. चलिए ये भैया ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। चलो बताओ, मतलब इसके अंदर जो एरर है वो बड़ी ही आसानी से आप लोग पता कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बताओ। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को छोड़ देता हूं, पढ़े आप क्वेश्चन बताने बोलते हो। द जीएसटी काउंसिल, चलिए मैं लिखा देता हूं, ठीक है। द जीएसटी, पहले समझते हैं कई बार इस क्वेश्चन में भी क्या हुआ कि मैंने सीधा एरर पे आगे बात समझना, क्वेश्चन समझना हम लोग भूल गए। तो बहुत सारे मेरे दोस्तों को पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है हिंदी में, फिर एरर को ढूंढेंगे इनको। चलो क्वेश्चन देखो क्या बोलता है क्वेश्चन हमारा कि द जीएसटी काउंसिल विल हैव बीन वर्किंग फॉर कंटिन्यूअसली फॉर ब्रिंगिंग मेनी इंप्रूवमेंट्स इन द बजट फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन सिंस 2014, ठीक है। उलझन वाला क्वेश्चन आ गया ना। चलो दूसरी कर लेते हैं। देखो जीएसटी काउंसिल जो है वो काम कर रही है, किसी चीज पर काम कर रही है वो, और वो लगातार काम कर रही है, ठीक है। अब वो किस चीज पर काम कर रही है? वो काम कर रही है बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स लाने के लिए, बहुत सारे
चेंजेस बदलाव लाने के लिए किसमें, बजट में, ठीक है, किसमें लाने के लिए काम कर रही है जीएसटी की काउंसिल, बजट में, ठीक है, बजट में कुछ चेंजेस लाने के लिए। और ऐसा क्यों कर रही है भाई, बजट में इंप्रूवमेंट लाने के लिए क्यों कर रही है, फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन सिंस 2014, ताकि जो है ये बजट के अंदर, या ताकि क्या होगा कि ये जो जीएसटी है ना उसका इंप्लीमेंटेशन, या बजट के अंदर उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हो पाए। तो क्या समझ में आ रहा है कि जीएसटी की जो काउंसिल है, ध्यान रखना दोस्तों, जीएसटी की जो काउंसिल है, मतलब जीएसटी की जो कमेटी है, वो कुछ ना कुछ ऐसे नए नए कुछ इंप्रूवमेंट्स लेकर आ रही है, कुछ ऐसे नए काम कर रही है, जिससे क्या होगा कि बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आ जाए, ठीक है, ताकि जो बजट है ना, इंप्रूवमेंट्स इन बजट, इसका मतलब देखो इंप्रूवमेंट इन बजट का मतलब ये भी कि बजट में बहुत सारी रियायतें दे रही है, ताकि क्या होगा कि अच्छे से सारी चीजें चल सके, जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन अच्छे से हो, जीएसटी को हम लोग अच्छे से लागू कर सके। तो ये तो इसका सेंटेंस का मीनिंग निकल के आ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें एरर क्या है, देखो दोस्तों, क्वेश्चन आपको एक कुछ ट्रिक्स में बताता हूँ आपको। क्वेश्चन ठीक है, आपको 50% भी समझ में आ रहा है तो काफी है। ट्रिक्स क्या है, तो छोटी छोटी चीजों को याद रखो। एक तो आपको याद होगा मैंने बताया था सो फार वाला मामला, क्या बताया था मैंने, सो फार कभी भी आया कहीं पे भी तो अपना जो सेंटेंस है वो परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा, वो बिल्कुल ट्रिक याद रख लो। कभी भी सो फार आया मतलब परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, परफेक्ट टेंस आएगा उसमें, याद है। एक बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ठीक, क्या, कभी भी सिंस फॉर आया, ध्यान दो, कभी भी सिंस फॉर आया उसके बाद कोई टाइम आया तो समझ जाओ कि वो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अधूरी क्लियर, कभी भी आपका या तो सिंस आया, कहीं पर भी आया है, शुरू में आखिरी में कहीं पर भी आया, आप तो बस ये सिंस आया या फिर फॉर आया, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज, कोई एडवर्ब ऑफ टाइम, अगर एडवर्ब ऑफ टाइम से आपको ध्यान नहीं हो, अरे यार, एडवर्ब ऑफ टाइम से आप समझ में नहीं आया तो कोई भी टाइम की बात होगी, कोई भी टाइम की बात होगी, कभी भी ये अगर चीज आ गई तो समझ जाओ कि वो जो सेंटेंस है वो आपका कौन सा है, वो आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस, किसका सेंटेंस है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है दोस्तों, किसका सेंटेंस है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। बस ये चीज याद रखो आपको। अब देखो ध्यान से, अगर लिखा है सिंस और 2014, बस ये दिख गया, हमको कुछ नहीं देखना है, क्या देखना है, देखो जरा टेंस का है हमारा, गलती से हमारा वर्ब का है वो देखो, और उसको किसमें कन्वर्ट कर दो, उसको परफेक्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट कर दो। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमारा क्या बोलता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस, हाँ जीएसटी काउंसिल, ठीक है। तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस में करना है, ध्यान देना। अब द जीएसटी काउंसिल विल हैव बीन वर्किंग फॉर कंटीन्यूअसली फॉर मेनी, देखो ध्यान दो, अब ये परफेक्ट कंटीन्यूअस है लेकिन फ्यूचर का है, ध्यान देना जरा, इसका है फ्यूचर का, तो जीएसटी काउंसिल विल हैव बीन वर्किंग, इसमें देखो फ्यूचर का कुछ नहीं होता है, फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस यूज नहीं होता है। विल हैव बीन वर्किंग फॉर कंटीन्यूअसली फॉर ब्रिंगिंग मेनी इंप्रूवमेंट इन द बजट फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन सिंस 2000। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी कौन सा, ये भी याद रखना, परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रेजेंट, परफेक्ट कंटीन्यूअस का कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी सिंस फॉर लगाए तो एडवर्ब ऑफ टाइम लगाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लगाओ यार, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये विल नहीं आएगा, ठीक, हैव बीन, तो हैव कैसे आएगा, देखो जीएसटी काउंसिल क्या है, सिंगल है, तो जीएसटी काउंसिल के साथ हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज आ जाएगा। तो सही आंसर क्या है हमारा, जीएसटी काउंसिल हैज बीन वर्किंग फॉर कंटीन्यूअसली फॉर ब्रिंगिंग मेनी इंप्रूवमेंट्स। देखो अगर ये आप एक चीज याद रखना कि ज्यादातर जो एरर्स है ना वो ये रूल्स की या फिर ये इनकी स्ट्रक्चर्स की होती है, कैसा कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब बराबर है कि नहीं, ठीक है, टेंस बराबर है कि नहीं, तो ये जो ग्रामर की जो रूल्स है ना उसी की एरर होती है, बाकी कोई ज्यादा एरर्स नहीं होती है। देखो तो जीएसटी काउंसिल
स्पीकिंग फॉर, ठीक है, फॉर ब्रिंगिंग बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स, मेनी इंप्रूवमेंट इन द बजट, क्यों, फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन सिंस 2014, तो ये सिंस यहां लगा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आप प्रीपोजिशन से इसको नए नए वर्ड्स ऐड करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आखिरी में आपका स्ट्रक्चर वही है, क्लियर है दोस्तों। सिंस फॉर की बात हो रही है, एडवर्ब ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आपका सेंटेंस हो जाएगा, फ्यूचर का हम लोग इसको हटा देंगे, ठीक है, क्लियर है दोस्तों, बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट लेके जाएं, इसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करें आप लोग, यार नोट्स बनाने में तो बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है, एक एक पूरा सीक्वेंस से प्रॉपर नोट्स मेंटेन करें। देखो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से बता रहा हूं मैं आप लोगों को भाई, जो भी अभी जो आप लोग स्टार्टिंग से पूरे मेरे लेक्चर देखो, फर्स्ट लेक्चर जो मेरा है पूरा स्टार्टिंग से देखो, पूरा सीक्वेंस से हम लोग चल रहे हैं, जो सही तरीका है, पार्ट ऑफ स्पीच के एक एक जो टॉपिक है हम लोग पूरे कवर करते जा रहे हैं। स्टार्टिंग देखो, स्टार्टिंग में जो है ना आपके सेंटेंस से स्टार्टिंग किया, फिर नाउन पे हम लोग आए, फिर देखो उसका क्या नाउन, फिर उसके फंडामेंटल बेसिक्स पढ़े, फिर कुछ उसके टाइप्स पढ़े, फिर कुछ रूल्स पढ़े, और उसके बाद हमने क्वेश्चंस किया, मतलब पहले तो हमने क्या करा, कंसेप्ट क्लियर करा, फिर उसके कुछ जो रूल्स है जो मेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात की, और फिर हमने उन रूल्स को अप्लाई करा किसमें, हमारे एरर के क्वेश्चंस में, और यही नहीं हमने एग्जाम के क्वेश्चंस भी उठाए लास्ट ईयर्स के, ऐसे क्वेश्चंस जो पहले पूछे गए, यहाँ पे भी वही चल रहा है हमारा, ठीक है, तो हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से एकदम सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप जो होता है ना प्रोसेस, उस तरीके से हम लोग चल रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल जुड़े रहो आप लोग, साथ में रहो, बहुत मजा आने वाला है, आप देखो आगे के लेक्चर्स और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। चलिए, तो हमने 15 वाला देखा, जल्दी से हम लोग 16 वाला देखते हैं, द कोर्ट इवेंचुअली समन्ड द कन्विक्ट एंड ऑर्डर्ड टू, क्वेश्चन है हमारा, the court eventually summoned the convict and ordered to eventually summoned the convict summoned the convict and ordered to compensate the victim for the mental, ordered to compensate the victim, ordered to compensate the victim for the mental trauma, for the mental trauma and poverty that he suffered into him, trauma and poverty that he suffered due to him, ठीक है, poverty that he suffered due to him। चलिए, ये बताइए मुझे, ये रूल तो हमने किया हुआ है दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो और बताओ मुझे क्या होना चाहिए, ये रूल तो हमने किया था, आपको याद होगा, हमने बोला था when, देखो रूल, देखो रूल में हमने बात की थी when to past tense, when two past tense are used, then past tense या past action करो, when two past
actions are used when action occurred first will be past perfect। ठीक है, ये दो एक्शन हो रही है पास्ट में, ठीक है, दो पास्ट एक्शन हो रही है। देखो पास्ट एक्शन 1 और फिर आपकी पास्ट एक्शन 2, ठीक है। उस कंडीशन में ये जो एक्शन है, फर्स्ट वाली जो एक्शन है वो क्या होगी आपकी पास्ट के परफेक्ट में होगी, और सेकंड वाली जो एक्शन होगी वो आपकी जैसी है वैसी रहेगी, मतलब सिंपल पास्ट में रहेगी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। दो एक्शन या तीन एक्शन या चार एक्शन, जितने भी कोई भी एक्शन है, लेकिन याद रखना हमेशा की जो सबसे पहली एक्शन हुई है, सबसे पहले जो काम हुआ है वो कार्य हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है। इस कंडीशन में जब दो एक्शन हो रही है। चलो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, कोर्ट इवेंचुअली समन्ड द कन्विक्ट। कोर्ट ने क्या करा, समन किया। समन किया मतलब उसको नोटिफाई कर दिया या उसको आदेश दे दिया, ठीक है, या उसको कुछ लगा दी। इसको समन्ड द कन्विक्ट को, ठीक है, कन्विक्ट मतलब जिसके ऊपर केस चल रहा है। एंड ऑर्डर, एक तो समन किया, ध्यान दो जरा, तो एक तो उसको क्या किया, समन किया। तो ये आपका हो गया एक्शन 1, ये फर्स्ट एक्शन हो गया, कोई कार्य हो गया, ठीक है। समन किया कन्विक्ट को और उसको ऑर्डर दिया, ये हो गया आपका एक्शन 2, ठीक है। क्या ऑर्डर दिया, तो कंपनसेट द विक्टिम, जो भी भैया विक्टिम है उसको आप क्या करो, कंपनसेट करो, कंपनसेशन दो, मतलब उसको कुछ ना कुछ हर्जाना दो, ठीक है। फॉर द मेंटल ट्रॉमा, किसके लिए हर्जाना देना, जो मेंटल ट्रॉमा, मेंटल जो स्ट्रेस या फिर जो तकलीफ एंड पॉवर्टी और जो गरीबी दैट ही सफर्ड, जो कि जिसने सफर किया, ही सफर्ड ड्यू टू हिम, ठीक है। क्वेश्चन का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि कोर्ट ने साफ साफ बोला उसको कन्विक्ट को कि भैया तुमको ये जो विक्टिम है, जिसके जो तुम्हारे कारण गरीबी में आ गया या तुम्हारे कारण उसको मेंटली उसको इतनी परेशानी झेलनी पड़ी, उसको तुम फाइन, उसको कंपनसेट करो, उसको हर्जाना दो, ठीक है। ये कोर्ट ने साफ साफ समन करते हुए विक्टिम को, कन्विक्ट को समन करते हुए बोला, ठीक है। कितनी एक्शन हो रही, ध्यान दो जरा, 3 एक्शन हो रही है। एक तो समन करना, समन किसने किया, कोर्ट ने। दूसरा ऑर्डर देना, और तीसरा जो है सफर्ड है। अब मुझे बताओ इसका सीक्वेंस कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले समन दिया कोर्ट ने, या सबसे पहले ऑर्डर दिया, या सबसे पहले सफर हुआ, क्या होगा सबसे पहले बताओ भाई, क्या होगा सीक्वेंस। देखो ना, सबसे पहले तो वो जो विक्टिम था वो बेचारा वो ग्रसित हुआ, सफर हुआ, उसको परेशान करा, सबसे पहले तो उसको जूझना पड़ा मुसीबत से। तो सबसे पहला आपका जो एक्शन है वो ये, सबसे पहले उसको क्या करना पड़ा, सफर करना पड़ा, ठीक है। जब उसको उसके साथ ये सब हो गया तब फिर कोर्ट में बात गई, है ना, जज साहब के पास बात गई। अब जज साहब के बाद के वहां पे बात गई, तो उन्होंने क्या करा, इवेंचुअली समन्ड कन्विक्ट एंड ऑर्डर। तो पहले उन्होंने समन किया, तो पहले तो ये, फिर उसको नोटिस पहुंचाया, है ना, तो ये सेकंड एक्शन, और फिर उसको ऑर्डर दिया कि भैया ये जो तुमने कुकृत किया है इसके लिए आप उसको फाइन दो, सॉरी हर्जाना दो उसका, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, तो सबसे पहला एक्शन कौन सा है, ये वाला सफर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। सारी बात समझ, कुछ नहीं करना है यार, बस सिंपल यहां पे ये हो गया हेड, और ये हो गया हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेड लगा देना है, ठीक है। जो एक्शन सबसे पहले हुई उस एक्शन के सामने आपको हेड लगा दो। सेकंड फॉर्म तो ऑलरेडी होता है, थर्ड फॉर्म भी वही होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। अब देखो
16 हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 17 की। 17 हमारा रूल है The management will undoubtedly be taken a decision about the management will undoubtedly be taken a decision we undoubtedly taken a decision about the training of the clerical staff next year, about the training of the clerical staff next training of the clerical staff next year। चलिए तो ये हम लोग देख लेते हैं। The manager will undoubtedly be taken a decision। अब ये देखो will be taken, undoubtedly be taken a decision about the training of the clerical staff next year। देखो ये क्या है, इसमें ध्यान दो एरर कौन सा है, पहले तो समझ लेते हैं इसको, ये समझ लेते हैं, ठीक है। देखो the management will undoubtedly be taken। देखो यार यहाँ तक अच्छा काम चल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे the management will undoubtedly be taken, जबरदस्ती क्यों आ गया समझ में नहीं आ रहा। be taken, अच्छा चलो आ भी गया, ठीक है ना। be taken आया तो be, मैंने क्या बोला था, ये be या be कभी भी आता है, ध्यान दो जरा। मैंने बोला था be या be कभी भी आता है तो वो फिर आपका पैसिव वॉइस में हो जाएगा। पर अगर पैसिव वॉइस में हो तो भैया पूरा हो, ठीक है ना, पूरा थोड़ी होगा। तो मैनेजमेंट will undoubtedly be taken a decision about the training of the clerical staff next year, नहीं होगा, फिर by next year हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ जम नहीं रहा है क्योंकि the management will undoubtedly be taken a decision। तो अगर इसको पैसिव में करना होता ना तो ये डिसीजन से शुरुआत करते हैं हम लोग, क्योंकि पैसिव एक्टिंग में क्या होता है, ध्यान दो जरा, ये तो मैं बताऊंगा आपको और याद रखो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि पैसिव का जो फॉर्मूला है उसमें हमेशा ऑब्जेक्ट पहले आता है। क्या पहले आता है? ऑब्जेक्ट पहले आता है, ठीक है। फिर जैसे ये विल है या फिर आपका शैल है, उसके बाद बी है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फिर आपका बाय है और फिर आपका सब्जेक्ट है। ये आपका पैसिव का फॉर्म है, ठीक है। अगर इसी को आपको किस में करना है, इसको आपको एक्टिव में करना है, तो एक्टिव में करना है तो देखो क्या करो, सीधा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका विल या फिर शैल, दोनों में से कोई एक, उसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, विल शैल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आपको जो है ऑब्जेक्ट या फिर जो भी अदर वर्ड है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें गड़बड़ क्या हो रही है कि ये मैनेजमेंट तो बराबर है, ठीक है, जैसे डिसीजन टेकन नहीं होगा, मैनेजमेंट ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। भाई मैनेजमेंट ही डिसीजन लेगा ना, तो मैनेजमेंट आपका क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो यहाँ बराबर है, विल आ गया बराबर है, अनडाउटेडली एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, कोई इशू नहीं। अब उसके बाद फिर इन्होंने क्या करा, बी टेकन पैसिव में कर दिया, ठीक है, जबकि पैसिव का सेंटेंस ही नहीं है, ये सेंटेंस किसका है, आपका एक्टिव का सेंटेंस। इधर भी पता नहीं चल रहा है वो पैसिव का, खाली ये जबरदस्ती बी टेकन डाल दिया। तो ये बी टेकन जो है आपका एरर है। क्या है, बी टेकन आपका एरर है। क्या हो जाएगा, बी टेकन नहीं आएगा, क्या आएगा, सीधा सीधा, क्योंकि आपका सेंटेंस देखो एक्टिव का है। एक्टिव में आप देखो सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर देखो द मैनेजमेंट विल आ गया बराबर, अनडाउटेडली आ गया और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टेक। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा टेक अ डिसीजन अबाउट द ट्रेनिंग ऑफ द क्लरिकल स्टाफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है दोस्तों। एक्चुअली ये जो सेंटेंस है ये आपका पैसिव का है ही नहीं, उसको दर्शाया गया है, ठीक है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट से शुरुआत हो रही है, ऑब्जेक्ट से शुरुआत नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस तरह के
भी आपको कंफ्यूज करने के लिए आते हैं, ठीक है। बहरहाल जब हम लोग एक्टिव पैसिव करेंगे तो इसके और भी एरर्स बहुत अच्छे से हम लोग करने वाले हैं, तो आपकी और भी जो इसमें जो डाउट्स हो रही है वो बिल्कुल एकदम क्लियर में करवा दूंगा। उसके लिए तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहो। एक्टिव पैसिव लोग करने वाले, वॉइस करने वाले, एडिशन करने वाले, बहुत सारी चीजें दिया हम लोग। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो मेरे यारों, देखते जाओ हम क्या क्या करने वाले हैं, किस लेवल से हम लोग पढ़ने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं, आप देखते जाओ। चलिए ये हो गया 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। 18 है हमारा, व्हाट डज एन इंडिविजुअल डू एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। 18 है हमारा, व्हाट डज एन individual do as a citizen of India? What does an individual do as a citizen of India? Must be as important as what he does. Must be as important as what he does. As important as what he does as a common man. As what he does as a common, ठीक है, what he does as a common man, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों देखो, what does, ठीक है, what does an individual do, ध्यान देना, what does an individual do as a citizen of India must be as important as what he does as a common man। है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग, चलिए देख लेते हैं। इसका मीनिंग थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, एक मोटा मोटा क्या मीनिंग इसका निकल के आ रहा है, व्हाट डज एन इंडिविजुअल डू एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट बी एज इंपॉर्टेंट एज व्हाट ही डज एज अ कॉमन मैन। तो भी मीनिंग ये समझ में आ रहा है कि जिस प्रकार से एक सिटीजन ऑफ इंडिया, नागरिक, भारत का नागरिक होने के नाते अपने देश के लिए कोई हम लोग कुछ करते हैं, उसी प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार से हम लोग एक आम नागरिक होने के नाते करते हैं। मतलब आम नागरिक का जो कर्तव्य अगर वो पूरे ईमानदारी से निभाए तो वो एक तरह से माना जाएगा कि वो अपने देश के लिए भी पूरी ईमानदारी से वो कर्तव्यनिष्ठ है या कर्तव्य अपना निभा रहा है। तो ये इसका मोटा मोटा नंबर निकल के आ रहा है। अब इसमें एक रूल है जो आपको फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये रूल हम लोग लिखते हैं, फिर हम लोग इसको समझेंगे। दोस्तों रूल इस प्रकार है कि जब हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, मतलब WH जो वर्ड आया, ध्यान देना दोस्तों, WH जो वर्ड है वो दो तरीके से चलता है। एक तो आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, उसके बाद आपका मेन वर्ब, और उसके बाद आपका जो है सब्जेक्ट। एक तो ये पैटर्न है इसका WH का, और दूसरा जो इसका पैटर्न है वो है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ब और उसके बाद आपका मेन वर्ब। भाई आया कुछ समझ में? देखो मैं समझाता हूँ, आपको ड्राइव मारता हूँ। देखो क्या होता है, पहले तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ध्यान देना। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब है ये यहां लिख देता हूं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, ध्यान देना जरा, इसमें बहुत एरर्स आते हैं इसके क्वेश्चन। देखो ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी होता है, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका हेल्पिंग वर्ब,
ये ऑक्सिलरी वर्ब मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। अब ध्यान दो जरा क्या क्या आ सकता है इसमें। या तो आपका इज, एम और आर ये आ जाएगा, या फिर पास्ट है तो वाज, वर ये आ जाएगा, या फिर जैसे डू डज भी आता है, डू या डस, डू डज और डिड भी आता है, डू डज डिड, ठीक है ना, ये सब आते हैं। उसके बाद विल बी, शैल बी वो सब है, विल बी या फिर आपका शैल बी ये आता है ना, ये आपको मैंने बता दिया कि क्या होता है। अब देखो ये WH कोई वर्ड आया तो ये दो तरीके से हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कि ऑक्सिलरी वर्ब आया, ध्यान देना दोस्तों, अगर ऑक्सिलरी वर्ब आया तो उसके साथ एक मेन वर्ब आना चाहिए, क्या आना चाहिए? मुख्य क्रिया आना चाहिए, मेन वर्ब आना चाहिए, और मेन वर्ब आया तो उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। या तो ये पैटर्न चलने दो, या फिर दूसरा पैटर्न कौन सा चलने दो कि अगर WH आया उसके बाद आपका सब्जेक्ट आया, उसके बाद ऑक्सिलरी, उसके बाद मेन वर्ब। चलो इसको ना एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखो इसका एग्जांपल देखो, देखो व्हाट, ध्यान दो ये हो गया व्हाट, ठीक है, ऑक्सिलरी मैंने ले लिया डू, क्या ले लिया? व्हाट डू, हाँ व्हाट डू, हाँ व्हाट डू, ठीक है, व्हाट उसके बाद डू, उसके बाद मेन वर्ब नहीं आ रहा, तो चलो ठीक है दूसरा ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ व्हाट इज, है ना, व्हाट इज, व्हाट इज हैपनिंग, HAPPENING, व्हाट इज हैपनिंग, है ना, व्हाट इज हैपनिंग, और नाम मैंने लिख दिया देखो, व्हाट इज हैपनिंग टू यू, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग टू यू, ये हो गया, ध्यान दो जरा। तो ये अपना चलो व्हाट हो गया, ये अपना ऑक्सिलरी हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया, और ये जो टू यू है सब्जेक्ट ले लो या फिर अदर वर्ड्स ले लो, ये हो गया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें ध्यान दो जरा, इसका अगर देखेंगे तो सबसे पहले लिखूंगा मैं वेयर, वेयर, वेयर ही, वेयर ही, अगर सब्जेक्ट में ही ले लिया, वेयर ही डस, DOES डस और वर्क, एक होता है वेयर डस ही वर्क, वेयर ही डस वर्क, क्या हो जाएगा? वेयर ही डस वर्क, या तो ये वाला आपका पैटर्न चलेगा, वेयर ही वर्क, वेयर ही वर्क हो जाता है, लेकिन वेयर ही डस वर्क, या तो ये पैटर्न चलेगा। अब ध्यान दो जरा, तो ये व्हाट आ गया, व्हाट के बाद ऑक्सिलरी आ गया, ध्यान दो व्हाट के बाद ऑक्सिलरी आ गया, तो ये व्हाट उसके बाद ये ऑक्सिलरी, लेकिन ध्यान देना दोस्तों, अगर यहाँ पे ऑक्सिलरी है तो उसके जस्ट बाद वहां पे क्या आना चाहिए? मेन वर्ब आना चाहिए। अब इसके लिए यहाँ पे देखो व्हाट भी है, यहाँ पे ऑक्सिलरी भी, लेकिन मेन वर्ब आया क्या? मेन वर्ब नहीं आया, तो यहाँ ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ये डस जो है हमारा नहीं आएगा, ठीक है, क्यों नहीं आएगा? देखो व्हाट उसके बाद सीधा ये डस आ गया, तो फिर डस अगर यहाँ पे आ गया, ऑक्सिलरी आ गया, तो उसके बाद तो आपका मेन वर्ब आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये एन इंडिविजुअल जो है मेन वर्ब नहीं है, तो ये आपका ऊपर वाला पैटर्न नहीं आएगा। नीचे वाला देख लेते हैं, देखो व्हाट, चलो ये तो हटा दिया हमने। अब व्हाट के बाद देखो आप ध्यान से सब्जेक्ट, तो ये हो गया व्हाट एन इंडिविजुअल, व्हाट एन इंडिविजुअल, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, तो ये ऑक्सिलरी, व्हाट एन इंडिविजुअल, ये ऑक्सिलरी वर्ब डू, ठीक है, तो ये डू आपका व्हाट एन इंडिविजुअल डू, फिर आपका ये मेन वर्ब एज अ सिटीजन, तो व्हाट एन इंडिविजुअल डू, मेन वर्ब एज अ सिटीजन। तो देखो यहाँ पे मेनली क्या प्रॉब्लम आ रही थी, व्हाट एन इंडिविजुअल, पहले आपका ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? ऑक्सिलरी या मेन दोनों में से कोई एक के लिए व्हाट एन इंडिविजुअल डू गड़बड़ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा? डस, क्या हो जाएगा? ये डस, डस क्यों हो जाएगा सर? मतलब ये बराबर था आपका पैटर्न, लेकिन बस इतना सा फर्क हो गया कि इंडिविजुअल एक पर्सन होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक के लिए हम लोग डस यूज करते हैं, एक के लिए क्या यूज करते हैं? डस यूज करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, ये जो डस है ना, ये आपका मेन वर्ब है, क्या है ये? मेन वर्ब है, मतलब ऑक्सिलरी जरूरी नहीं कि ऑक्सिलरी आएगा, लेकिन अगर आएगा
कि अगर व्हाट के बाद आपने कोई डज वगैरह का कुछ लगाया तो उसके बाद आपको फिर वो एक और आपको मेन वर्ब लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो व्हाट के बाद क्या होता है कि व्हाट के बाद सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद डज लगाओ, बस इतना आप समझ लो, ठीक है। और डिटेल में ज्यादा मत जाओ। व्हाट के बाद अगर डज लगाना है तो मत लगाओ, पहले सब्जेक्ट लगेगा फिर डज आएगा, दैट्स इट। इतना समझ लो तो आप लोगों के लिए काफी है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, क्लियर हो रहा है। बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा सा बैक करके स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पूरा टॉपिक को नोट को पूरा मेंटेन करो यार। वीडियो लेक्चर के कितने बेनिफिट्स है, बढ़िया उसको बार-बार रिमाइंड करके देखो, पॉज कर दो, आराम से समझो, उसके बाद आगे बढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं, कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो 19 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। द मिनिस्ट्री हैज बीन कंसीडर्ड सेवरल प्रपोजल्स। हमारा है the ministry has been considered several proposals. Ministry has been considered several. The ministry has been considered several proposals and schemes for the development of farmer. Proposals and schemes for the development of farmers, for the development of farmers during the budget session last year. Farmers during the budget session. During the budget session last year, ठीक है, ड्यूरिंग द बजट सेशन लास्ट ईयर, ठीक है। चलो अब ये देखो यहाँ पे बहुत इजी है ये, इसमें आपको एक चीज याद रखो, इसका ये रूल हमने कर चुके हैं हम लोग पहले ही। क्या बताया था दोस्तों मैंने, अंदर देखो यहाँ पे, ये क्या है आपका लास्ट ईयर। देखो क्वेश्चन मैं ये बता रहा हूँ, पूरी तरह से नहीं समझ में आए तो नहीं चलेगा, कई बार क्या होता है ट्रिक्स भी काम आ जाती है। वैसे तो आप लोग कोशिश करा करो पूरा समझने को, ठीक है, लेकिन ट्रिक्स भी काम आ जाती है। जैसे लास्ट में कई बार जैसे मैंने बताया था सोफा, ठीक है ना, सोफा लिख दिया तो सर परफेक्ट टेंस का, वो प्रेजेंट परफेक्ट का ही होता है ज्यादातर, सोफा हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट का। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रीपोजिशन बीच में आ गया, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 आ गया, ठीक है, या अलाउंग विद आ गया, या फिर विद आ गया, या टुगेदर विद आ गया, कुछ इस तरह के कंजंक्शन आ गए तो उस केस में सब्जेक्ट 1 की चलती है, उसके हिसाब से लगा दीजिए। ट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। फिर दोस्तों एक मैंने और बताया था आप लोगों को कि टाइम, कभी भी एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया तो सिंपल पास्ट लगा दो, लास्ट ईयर है ना, केवल टाइम आया लास्ट ईयर, या कोई पीछे वाला टाइम, आगे वाला नहीं, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम, ये भी याद रखना। ये लास्ट ईयर मतलब पीछे का कोई टाइम है ना, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ, क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम, हम लोग इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। तो कभी भी जैसे एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम आया तो मतलब आपका सेंटेंस जो है किसमें आएगा, सिंपल पास्ट, किसमें आएगा, सिंपल पास्ट, बस खत्म, सिंपल पास्ट। इसकी बात हो रही है एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है मतलब सिंपल पास्ट, बस इतना याद रखना, ठीक है। चलो समझ लेते हैं। The ministry has been considered, ध्यान दो जरा, the ministry has been considered several proposals and schemes for the development of farmers during the budget session last year, पिछले साल की बात हो रही है, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। इसका मीनिंग क्या है कि मिनिस्ट्री जो है कंसीडर कर रही है कुछ प्रपोजल और कुछ स्कीम, है ना, वो किसके लिए, कि वो जिससे फार्मर्स की डेवलपमेंट में काम आए, है ना। बजट सेशन में कहने का मतलब ये कि कुछ ऐसी स्कीम्स और प्रपोजल्स जो है फार्मर्स
पास के लिए भी लाई गई। कब लाई गई? पिछले साल। तो पिछले साल लाई गई है ना, मतलब उसको अभी तो कोई कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है भाई। पिछले साल की कोई चीज है जो प्रेजेंट में जिसका कोई डायरेक्ट कोई यूज नहीं हो रहा है, तो वैसे भी तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस जा रहा है, ठीक है। और ये हमारा सबसे बढ़िया इंडिकेटर जिसमें बता दिया कि लास्ट है। देखो भाई सिंस और फॉर आया तो केस बदल जाएगा। अगर यहाँ पे सिंस या फॉर आ जाता ना तो ये बिल्कुल बराबर होता है, इसमें हैव बीन और ये चलता रहता। लेकिन सिंस फॉर नहीं आया। देखो यहाँ पे ये भी पकड़ करना है आप लोगों को, क्योंकि सिंस फॉर कभी आता है उसके बाद टाइम की बात हो जाती है तो हम लोग परफेक्ट कंटीन्यूअस में चले जाते हैं। लेकिन सिंस फॉर नहीं आया, केवल पास्ट टाइम की बात हो रही तो सिंपल पास्ट। कैसा? सिंपल पास्ट। तो ये हो जाएगा द मिनिस्ट्री, ये आएगा हैज बीन नहीं आएगा, सिंपल द मिनिस्ट्री क्या हो जाएगा? द मिनिस्ट्री कंसीडर्ड। सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, आंसर कंसीडर्ड। क्या कंसीडर किया? सेवरल प्रपोजल्स एंड स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फार्मर ड्यूरिंग द बजट सेशन लास्ट ईयर। पिछले साल की बात हो रही है, अभी का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट का हमारा सेंटेंस आ जाएगा। ये अगली बात देखो, परफेक्ट और लगता है जब पिछले साल की या पिछली कोई बात हो, लेकिन थोड़ा बहुत उसका हमारा प्रेजेंट में कोई उससे मतलब है, कोई लेना देना है, ठीक है। प्रेजेंट सिनेरियो में बात हो रही है। अब ये तो केवल हम लोग पिछले साल की तरह से क्या दे रहे हैं? इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा था पिछले साल, है ना, उसका इस साल से कोई लेना देना नहीं है, तो उसमें सिंपल पास्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, द ओल्ड लेडी हु वाज सर्वाइविंग टू पेंशन ओनली। क्वेश्चन 20 आपका है, द ओल्ड लेडी who was surviving on the pension only, the old lady who was surviving on the pension only had to travel back a long distance, had to travel back. I have to travel back on a long distance. Back a long distance when she remembered. Back a long distance when she remembered. When she remembered, जब उसको याद है। देखो दो वर्ब आ रहा है, ऐसे ही पता चल जाएगा। When she remembered that she forgot to take, remembered that she forgot to take, that she forgot to take an important document with her. Forgot to take an important document with her। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो मैं आप लोगों को कर रहा हूँ ना, रिपीटेड इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि आपके पास्ट एक्शंस है या जो आपके पास्ट एक्शंस है, पास्ट एक्शंस के क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा देखे गए दोस्तों। एक पास्ट एक्शन या दो पास्ट एक्शन, तो दो या तीन पास्ट एक्शन है। जो सबसे पहले का एक्शन हुआ था, जो सबसे पहले एक्शन हुआ था उसने किया था सब्जेक्ट ने, वो एक्शन आपका हमेशा पास्ट के परफेक्ट टेंस में आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझो आप लोग। द ओल्ड लेडी है ना, एक लेडी की बात हो रही है, हु वाज सर्वाइविंग ऑन द पेंशन ओनली, जो कि केवल मात्र पेंशन के ऊपर जो है वो उसका भरण पोषण चल रहा है। had to travel back a long distance, उसको वापस जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? when she remembered, जब उसको याद आया, उसको क्या याद आया? that she forgot, कि वो भूल गई। ये forgot है, वो आया। that she forgot to take, वो क्या लाना भूल गई? कोई डॉक्यूमेंट उसके साथ। फिर वो बैंक गई तो वो उसको बाद में फिर याद आया कि वो अरे डॉक्यूमेंट तो भूल गई। अब पहले तो देखो कितने आपके 20
मुझे बताओ पहले भूली या पहले उसको याद आया? क्या हो जाएगा भाई? पहले वो भूली तभी तो याद आया कि हाँ यार मैं कुछ भूली हूँ, तो ये आपका फर्स्ट एक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, जो पास्ट का जो फर्स्ट एक्शन है वो पास्ट का फर्स्ट एक्शन आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो शी के बाद क्या आ जाएगा, शी हैड फॉरगॉट टू टेक, ठीक है, एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट विद हर। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया कि ओल्ड लेडी जो है वो पेंशन पे सर्वाइव कर रही है और उसको जो है बेचारी को लॉन्ग डिस्टेंस फिर से जाना पड़ा घर पे। उसको एकदम पता चला कि नहीं तो वो कागज या पासबुक या वो तो लाना भूल गई। ठीक है, क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों। 2 से 3 क्वेश्चन हमने ये वाले रिपीट किए हैं, ये इसीलिए है कि बहुत क्वेश्चन इसके देखे गए हैं, तो कई बार 2 पास, कई बार 3 पास, इस तरह से होता है। आप ये ध्यान रखो कि सबसे पहले वो एक्शन कौन सा हुआ, बस वो आपका पास परफेक्ट में होगा, दैट्स इट, वो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉन्ट्रेरी टू द प्रीवियस प्रेडिक्शंस, डिमांड फॉर शुगर कोटेड। आपका 21 क्वेश्चन है। Contrary to the previous prediction, demand for the sugar coated, demand for sugar coated articles increases recently. Sugar coated articles increases recently, paving the way to high-end market, paving the way to high and market, paving the way to high and market। चलो दोस्तों इस पे ध्यान दो। चलो कुछ याद आया तो आप लोगों को? कई बार वर्ड ऐसा होता है, स्ट्रक्चर बहुत इजी रहता है, स्ट्रक्चर बहुत इजी रहता है। देखो कॉन्ट्रेरी टू द प्रीवियस प्रेडिक्शन, ये क्या हो गया? प्रेडिक्शन, इसको हम गड़बड़ हो गया स्पेलिंग, prediction, ठीक है ना? प्रीवियस, ये contrary to the previous prediction, demand for the sugar coated articles increases recently, paving the way to high end market, paving the way to high end market। ठीक है, देख लेते हैं इसको, समझते हैं पहले तो contrary to the previous year prediction मतलब contrary का मतलब होता है से विपरीत, कॉन्ट्राडिक्शन जो वर्ड है ना, मतलब पिछले साल के उलट, कॉन्ट्रेरी मतलब पिछले वर्ष के उलट, इसको ऐसे बोल सकते हो। पिछले वर्ष के प्रेडिक्शन के, पिछले वर्ष जो प्रेडिक्शन हुआ था उसके उलट क्या हुआ कि डिमांड जो है, ध्यान देना, पिछले वर्ष के उलट क्या हुआ कि डिमांड, क्या डिमांड आपका सब्जेक्ट, डिमांड क्या हो गया? डिमांड आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट 1 हो गया। डिमांड किसकी? डिमांड फॉर, ये फॉर आपका क्या हो गया? प्रीपोजिशन, ये फॉर आपका क्या हो गया? प्रीपोजिशन। डिमांड फॉर, किसकी डिमांड? डिमांड फॉर, ये देखो द शुगर कोटेड आर्टिकल्स, ये आपका सब्जेक्ट 2 हो गया। मैं शुगर कोटेड आर्टिकल्स आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट 2 हो गया। देखो सब्जेक्ट 2 क्या है? सब्जेक्ट 2 आपका क्या है? प्लूरल है, लेकिन सब्जेक्ट 1 आपका क्या है? डिमांड होती तो डिमांड जो है वो क्या होती? सिंगुलर होती। डिमांड क्या होती है आपकी? सिंगुलर। तो ये सब ध्यान दो दोस्तों, सब्जेक्ट 1 जो है वो आपका सिंगुलर है और ये आर्टिकल्स जो है वो आपका क्या है? प्लूरल्स है। फिर से हम लोग रूल क्या करते हैं? क्या देखा था, क्या पढ़ा था और क्या समझा था? हमने समझा, देखा और पढ़ा था कि जब हम नाउन 1 या सब्जेक्ट 1, एक ही बात है यार, ज्यादातर नाउन पे सब्जेक्ट पे नाउन ही होता है। उसके बाद प्रीपोजिशन और हो गया। प्रीपोजिशन में क्या होता है? ये सर ऑफ होता है या फिर सर फॉर होता है, या फिर ये सब आते हैं 2-3 गिनती के आफ्टर होता है, बिफोर होता है। ठीक है,
डिमांड फॉर द शुगर कोटेड आर्टिकल्स, जब डिमांड के लिए तो यहाँ पे इंक्रीजेस, एक मिनट डिमांड फॉर दी शुगर कोटेड आर्टिकल्स इंक्रीजेस द बेबी, हाँ ठीक है, तो डिमांड फॉर दी शुगर कोटेड आर्टिकल्स इंक्रीजेस recently paving for the way to high end market। अच्छा जी, तो मतलब ये अगर सिंगुलर है तो यहाँ इंक्रीज का इंक्रीजेस है, तो ये तो करेक्ट है। क्या हो जाएगा, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीजेस ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो कमाल हो गया, इसमें नो एरर। क्या हो गया कमाल, इस क्वेश्चन में आपका नो एरर, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। देखो वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें एरर नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया, लेकिन चलो कोई इशू नहीं। देखो ठीक है ना भाई, सही बात है ना, डिमांड सिंगुलर, तो इधर अपना जो वर्ब है वो भी क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो गया। अब वो सिंगुलर हो गया तो वो हो गया, वो सही हो गया। ठीक है, तो खुश होने की बात है, चलो फाइनली नो एरर। पर भैया गलती मत कर देना, ठीक है, नो एरर वाले को पता चला इंक्रीज कर दिया, ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखो यार, बोलो वनडे क्लियर होना चाहिए आप लोगों के, इसलिए तो मैं इतना एकदम बिल्कुल डीप में डिटेल में जाके आप लोगों को चीजों को बताता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में नो एरर का ऑप्शन भी आता है ना। भाई स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप लोग, थोड़ा सा उसको रिवाइंड करो, वीडियो के पीछे बैक जाओ और स्क्रीनशॉट लो आप लोग। ठीक है, पूरा एक पे नोट्स मेंटेन करो। चलिए, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है एनी रायोट और मिशन कैन बी इमीडिएटली टर्मिनेटेड। 22 है, एनी रायोट और मिशन can be terminated, riot or mission can be immediately terminated if police and concerned departments if police and concerned departments will act properly, क्या हो जाएगा, will act properly। चलिए भैया ये तो आप लोग बताइए, बताओ क्या होगा। देखो एक चीज मैंने बताई, कभी भी ध्यान रखो, ये भी ट्रिक है। क्या ट्रिक है सर, क्या ट्रिक है सर? ट्रिक है कि अगर एक आ गया तो वो समझ जाओ आपका क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस की खास बात ये है कि वो कभी भी फ्यूचर में नहीं आता। दैट्स इट, बताओ, खत्म, बिल्कुल। कंडीशनल सेंटेंस जो है कभी भी फ्यूचर में मत लो यार, सिंपल प्रेजेंट कर दो उसको। सिंपल फ्यूचर है तो सिंपल प्रेजेंट कर दो, पास्ट फ्यूचर है तो उसको पास्ट कर दो यार, सिंपल पास्ट कर दो, लेकिन उसको कभी फ्यूचर मत लो, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये विल एक्ट है, तो ये विल एक्ट का देखो जरा, विल खत्म हो जाएगा, विल नहीं आएगा, विल जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और डिपार्टमेंट एक से ज्यादा है तो ये एक्ट के साथ एस नहीं लगेगा, नहीं बराबर, क्या है, बराबर है। ठीक है, तो कंडीशनल जो हमारे सेंटेंस जो है वो हमेशा बिल्कुल कम्स इन सिंपल प्रेजेंट, इसमें आते हैं वो आपके कंडीशनल जो सेंटेंस है वो आपके सिंपल प्रेजेंट में आते हैं, उसमें विल मत लगाओ।